तो शुभ समाचार में आज बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी की तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। आज भी राजधानी की सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। आरके पुरम, कनॉट प्लेस, संसद बाग, मोती बाग, तमाम जगहों से बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को स्कूल, कॉलेजेस, दफ्तर जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन गर्मी और तपिश से लोगों को राहत मिली है। तो ये तस्वीरें देखिए दिल्ली के कोने कोने से आई हैं और कैसे सुबह सुबह झमाझम बारिश से लोगों के चेहरों पर कहीं ना कहीं मुस्कान आई है, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई थी। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है इस बारिश से। लेकिन वहीं स्कूल, कॉलेजेस और दफ्तर जाने वाले लोगों को इससे दिक्कत भी हो रही है। काफ़ी ट्रैफिक जैम भी हो जाता है बारिश की वजह से। लेकिन इन सब के बीच गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो देखिए, ट्रैफिक रफ्तार थोड़ी धीमी ज़रूर हुई है, लेकिन मौसम सुहावना हो गया है दिल्ली में। और सुबह सवेरे थोड़ी बहुत बारिश भी दिल्ली में हुई। ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली के इलाकों की आप देख रहे हैं। आरके पुरम, कनॉट प्लेस, जहां पर बारिश हुई है। और कनॉट प्लेस ये वही जगह है जहां पर कई लोग पहुंचते हैं और ऐसे मौसम का लुत्फ उठाते हैं। तो मौसम काफ़ी सुहाना हो गया। जो भीषण गर्मी दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही थी, वो अब नहीं झेलनी पड़ रही। गर्मी उमस से थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को मिली है और इस मौसम का लुत्फ भी लोग उठा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक रफ्तार थोड़ी धीमी ज़रूर हुई है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल चुकी है। तो ये आरके पुरम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के आरके पुरम में लगातार बारिश हो रही है और सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। आज सुबह उठते ही झमाझम बारिश के दीदार हुए और इसी के साथ लोगों के चेहरे खिल गए, क्योंकि काफ़ी दिनों से बेहद गर्मी और उमस हो गई थी। लोग काफ़ी परेशान थे और मानसून भी जो है इस बार देरी से दस्तक उसने दिल्ली में दी है। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल जाते हुए बच्चों को दिक्कतों का सामना हो रहा है। और आप देखिए किस तरह से लोग सुबह स्कूल जाते हुए, दफ्तर जाते हुए जो है वो परेशान भी हो रहे हैं इस बारिश की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक लगा हुआ है। और ये तस्वीर मोती बाग दिल्ली से। तो सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इसी के साथ मौसम जो है वो बेहद सुहाना हो गया है। काफ़ी ठंडा हो गया है। काफ़ी गर्मी थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इस बारिश ने काफ़ी ठंडक ला दी है और इससे मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है। पारा काफ़ी नीचे लुढ़क गया है और एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है। हवा बेहद साफ़ हो गई है और मौसम खुल गया है। देखिए किस तरह से अलग अलग शहरों में तो लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली में इस बार मानसून ने एंट्री जो है वो थोड़ी देरी से ली है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और अब ये बारिश का दौर लगातार 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो देश के कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पर भी प्रभाव डाला है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लाखों लोग इसकी चपेट में आए हैं। सबसे अधिक असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हुआ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में भी ऐसा ही हाल देखा गया। असम में लगातार हो रही भारी मानसूनी बारिश से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों उफान पर हैं, जिससे ऊपरी असम के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय सेना लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। सेना असम में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रही है और ऑपरेशन जल राहत चलाया जा रहा है। वहीं इसके तहत अब तक 571 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया भी जा चुका है। आईएएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं कई इलाकों में। उत्तराखंड का चाहे विकास नगर हो या फिर हिमाचल प्रदेश का चंबा, कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अब तस्वीरें असम से। असम के शिवसागर में ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। खेत खलिहान डूब गए हैं और कई इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है। इस बीच सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे हैं। सेना के जवान नावों और विशेष बचाव उपकरणों की मदद से लगातार जलमग्न इलाकों तक पहुंच रहे हैं। अब तक 571 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया जा चुका है। और राहत अभियान सिर्फ लोगों को निकालने तक सीमित नहीं है। सेना प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने का साफ पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। देखिए किस तरह से असम में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लगातार जो है बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। और इस बीच जो है
वो सेना जो है प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने का साफ पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भी पहुंचा रही है। तो ऐसी स्थिति में कैसे सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों की सबसे कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी को कैसे बचाया जाए। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक कई इलाकों में आसमान लगातार कहर बरसा रहा है। नदियां किनारे तोड़ चुकी हैं, बस्तियों में पानी घुस चुका है, सड़कें बह गई हैं और कई जगह लोग बीच धार में जिंदगी और मौत के बीच फंस गए हैं। ऐसे ही हालात में राजौरी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उम्मीद बनकर पहुंचे। सामने उफनता पानी था, हर कदम पर बह जाने का खतरा, लेकिन जवान रुके नहीं। उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया, ह्यूमन चेन बनाई और तेज बहाव को चुनौती देते हुए एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। इस रेस्क्यू में 6 महिलाएं, 5 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग सुरक्षित बाहर निकाले गए। पानी से बाहर निकलते ही लोगों के चेहरों पर राहत थी और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, शुक्रिया। ये मंजर जो है वो राजौरी जिला का हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो 300 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो जोरदार बारिश सुबह से हो रही है। राजौरी के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। सेना भी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसी मुनव्वर नदी में फंसे 13 लोगों को सेना ने महफूज तरीके से निकाला। उनकी जान सेना के सहयोग से बची है। एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन या फिर सेना सभी जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद के लिए अलर्ट हैं और जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि मुश्किल के वक्त लोग उन नंबरों पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं। उधर कारगिल में भी बादल ने अपना आपा खोया और देखते ही देखते पानी ने पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें दौड़ पड़ी। घंटों चले अभियान के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश अब भी चुनौती बनी हुई है। कहीं राहत टीमें नावों से पहुंच रही हैं, तो कहीं जवान कंधों पर लोगों को उठाकर सुरक्षित जगहों तक ले जा रहे हैं। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ 24 घंटे मोर्चे पर डटी है। बीती रात बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड से कई सारे घर ढह गए। एनडीआरएफ की टीमों को अब रेस्क्यू के काम में लगाया गया है, क्योंकि इन क्लाउड बस्ट से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया था, यानी मंगलवार और बुधवार को। बारिश का यही रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। चंबा के पांगी इलाके में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने 11 मजदूरों को चारों तरफ से घेर लिया। नीचे उफनता पानी, ऊपर पहाड़ और निकलने का कोई रास्ता नहीं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लोहे की सीढ़ी लगाई, हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया। करीब 4 घंटे तक जिंदगी और पानी के बीच संघर्ष चलता रहा और आखिरकार सभी 11 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। चंबा में ही तीसा चंबा मार्ग पर कंदला नाला अचानक रौद्र रूप में आ गया। यात्रियों से भरी बस पानी के बीच फंस गई। कुछ देर की देरी भारी पड़ सकती थी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए राहत अभियान शुरू किया और बस में सवार हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने रेड अलर्ट बताया है और सुरक्षा के लिए बोला है। खड्ड नालों के किनारे जाने से परहेज करें और ज़्यादा बारिश में अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाए।
उधर पूर्वोत्तर में भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि राहत अभियान में पुलिस, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ भारतीय वायुसेना को भी उतरना पड़ा। शिवसागर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आसमान से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिन इलाकों तक सड़कें नहीं पहुंच पा रही, वहां लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकाला जा रहा है। फ्लड थोड़ा ज़्यादा ही है। हम लोग कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक कल हम लोग रात से 10-11 बजे से स्टार्ट किया है। अभी तक पूरा वो लागू है रेस्क्यू। रात से कोई जैसे हम लोग का इफेक्टेड जगह है कि सेलेंगर हो गया, वहाँ पे ज़्यादा अभी रेस्क्यू हो गया। काकोजन एरिया, अभी यहाँ पे ट्योक एरिया में हम लोग बहुत आदमी को रेस्क्यू किया है। असम सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए 4 मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा है। मौसम विभाग के लगातार अलर्ट के बीच लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। श्रीनगर से अशरफ वानी, राजौरी से शक्ति शर्मा, चंबा से विशाल आनंद और जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा, गुड न्यूज टुडे। तो मुंबई में भी मानसून मेहरबान है। बीएमसी ने लोगों से भारी बारिश को लेकर सावधान रहने को कहा है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पुणे के घाट इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है ताकि मानसून के मौसम में बीमारियों से बचा जा सके। इस समय बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से दी गई है वो ये भी कि आप अपने घरों में जो पानी पीते हैं उसे गर्म करके पीजिए, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से झीलें जो हैं वो पूरी तरह से भर गई हैं, जिसमें नालों का पानी भी जा चुका है। साथ ही साथ जो गंदी मिट्टी है वो भी इसमें मिश्रित हो गई है। अगर इस तरह से गंदा पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकती है। इसलिए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बड़ी ही शक्ति के साथ 2 जो बड़ी चेतावनी दी है वो ये कि पहले अगले 24 घंटों तक लगातार मुंबई में बारिश होनी है, उसके बाद भी लगातार 1 हफ्ते तक मध्यम धीमी से बारिश होगी। इसलिए उन जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं जैसे समुद्र है, जहां पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही साथ जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे खुद भी ना खड़े रहें और अपनी गाड़ियों को भी न पार्क करें। साथ ही साथ अगर आप घर से निकलते हैं तो वो चीज़ें अपने साथ ले चलें जिससे आप अपनी और अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है घर बैठे ही करें, तब जाकर के एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पुरी की। दरअसल पुरी में बहुड़ा यात्रा की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। ये रथ यात्रा उत्सव का आखिरी पड़ाव है। मंगलवार को इससे जुड़े अनुष्ठान किए गए, रथों की जांच की गई, साथ ही दक्षिण मोड़ परंपरा भी निभाई गई। इसमें भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के तीनों रथों को दक्षिण दिशा में मोड़कर रखा गया। यहीं से 24 अप्रैल को बहुड़ा यात्रा शुरू होगी और इससे पहले पुरी में हर दिन परंपराओं का दौर भी जारी है। पंचमी वाले दिन पुरी में हेरा पंचमी का पर्व मनाया गया। दरअसल मान्यता ये है कि भगवान के बिना बताए चले जाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। 5वें दिन वो स्वर्ण पालिका में सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करती हैं और वहां वो भगवान जगन्नाथ से शीघ्र लौटने का आग्रह करती हैं। इस पूरे आयोजन में भक्ति, प्रेम और दाम्पत्य जीवन के भाव का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। गुंडीचा मंदिर में भक्त महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं तो वहीं जगन्नाथ धाम में पूजा पाठ भी जारी है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमोहमधस्ताखमस्मत्थं भगवान जगन्नाथ का गुंडीचा मंदिर में प्रवास अब खत्म होने वाला है। बहुड़ा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 24 जुलाई को एक बार फिर निकलेगी भव्य रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर से अपने मुख्य निवास श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे, यानी गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक की रथ यात्रा करेंगे। इसे बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है। बहुड़ा यात्रा असल में रथ यात्रा उत्सव के समापन का पर्व है।
इसमें भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तीनों रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन अपने मूल स्थान श्री मंदिर की ओर लौटेंगे। वापसी के दौरान देवताओं का रथ माउसी मां मंदिर के पास रुकता है। भगवान को पोड़ा पीठा का विशेष भोग लगाया जाता है। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले रथों पर ही सुनावेशा अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। बहुड़ा यात्रा से पहले गुंडिचा मंदिर में कई अनुष्ठान किए गए। जिस रथ में सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंचे थे, उन रथों को फिर से तैयार किया जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है, ताकि गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर तक 3 किलोमीटर की बहुड़ा यात्रा में किसी तरह की रुकावट या विघ्न न आए। तो हम तो देखते हैं कि रात में अगर कुछ टूट गया हो, कुछ कील वील निकल गया तो उस पर चेकिंग करते हैं, और कुछ होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी तो इतना ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा मोड़ा कुछ कील वील निकल गया तो उसको हमने चेकिंग कर लिया। रथों को परखने के बाद यहाँ एक और खास परंपरा निभाई गई, दक्षिण मोड़ परंपरा। इसमें तीनों रथों को गुंडिचा मंदिर के सिंहद्वार से हटाकर दक्षिण दिशा में नाग चना द्वार तक लाया गया और नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन तीनों रथों को वापसी के लिए दक्षिण दिशा की ओर मोड़ा गया। रथ दक्षिण मोड़ बोला जाता है और एक अहम प्रक्रिया है जिसमें रथ को दोबारा से मोड़ के गुंडिचा मंदिर के सिंह द्वार से नागचाना द्वार में जाके उसकी स्थापना की जाती है। और ये पूरी प्रक्रिया पुलिस बल लग के करते हैं। उसके साथ हमारे जो रथ के जो भोई सेवायत, महाराणा सेवायत और कुछ मंदिर के पुलिस के स्टाफ सब लोग हमारे साथ नियोजित होते हैं और सब लोग मिलके इस प्रक्रिया को करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया रहती है और टाइमली ठीक भाव से रथ को हमको उसकी जगह पे लगाना आगे की नीतियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ने का अनुमान है। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना पर लगाम लगाने और श्रद्धालुओं की सहूलियत के हिसाब से पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाहुड़ा यात्रा के लिए भी सारे अरेंजमेंट्स अभी हम लोग का ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। सारा अरेंजमेंट लाइक पुलिस अरेंजमेंट, हमारा वाटको की तरफ से पानी का व्यवस्था, मेडिकल की तरफ से हेल्थ टीम्स की व्यवस्था, ये सारे व्यवस्थाएं अभी हमारा ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज है। 9 दिन मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में रहने के बाद भगवान अपने मुख्य निवास लौट रहे हैं। अब रौनक श्री मंदिर में होगी, जब भगवान अपने पुराने स्वरूप में श्री मंदिर में स्थापित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल कर रही है नौसेना। कर्नाटक के कारवार में समंदर के इस महाबली को इंडियन नेवी में कमीशन किया जा रहा है। दरअसल इस खास समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि हैं। इस अवसर पर पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यान और साथ ही कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि, नौसेना के सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं। INS मालवान को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है और इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर है ये सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की सबसे ताजा तस्वीर है। आकार में छोटा होने के बावजूद मालवान बहुत शक्तिशाली पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है और मल्टीपल रोल निभाने में ये सक्षम भी है। इसकी सटीक ऑपरेशनल क्वालिटी और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता इसे उथले जल क्षेत्र में बेहद ही कारगर बनाती है। तो जाहिर है मालवन का भारतीय नौसेना में शामिल होना नई पीढ़ी के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोतों को बेड़े में शामिल करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तो हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ गई है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। शिवानी, ये कितना महत्वपूर्ण है मालवान का नौसेना में शामिल होना, इसकी खासियत के बारे में बताइएगा और क्या वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है? शिवानी।
बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और एयर चीफ मार्शल AP सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। ऐसा कम देखने को मिलता है कि नौसेना के जहाज की कमिश्निंग हो और एयर चीफ इसके मुख्य अतिथि हो। तो ये सिनर्जी भी दिखा रहा है किस तरह से फोर्सेस के बीच में एक सिनर्जी है और कैसे आपस में इंटरऑपरेबिलिटी है। उसके अलावा अगर हम मालवान की बात करें तो ये भारत में बनाया हुआ शैलो एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है। यानी कि सबमरीन को रोकने के लिए खासतौर पर आप देखिए ईस्टर्न फ्रंट में जहां पर चीन की लगातार मसल फ्लेक्सिंग दिखाई देती है, लगातार वो अपने नौसेना के बेड़े बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को सतर्क और तैयार रहने की बेहद जरूरत है। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पिछले 1 महीने में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला ये 5वां युद्धपोत है, वॉरशिप है। इससे पहले आपको याद होगा कि 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्रिपल कमिश्निंग की थी कोलकाता में, जिसमें 3 शिप्स मिले थे और उसी वक्त यहाँ पर माहे जो इसी क्लास का पहला शिप है वो भी वहां पर कमीशन किया गया था। और इससे पहले अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि महेंद्रगिरी वॉरशिप को कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में और अब ये 5वां शिप है महज 1 हफ्ते में, जिसको भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा बनाया जा रहा है। खास इसलिए भी है क्योंकि इंडिजिनस कंटेंट की अगर हम बात करें, यानी कि इसके जो पुर्जे हैं, इसको बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है वो 80% भारत में बनाए गए हैं। यानी कि इंडिजिनाइजेशन पर बहुत जोर है। जी शिवानी, INS मालवन को क्या हम पनडुब्बियों का काल भी कह सकते हैं? क्या ये कहना सही होगा और किस तरह की आधुनिक प्रणालियों से लैस है ये? बिल्कुल, पनडुब्बियों का काल इसे कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसका काम और इसकी भूमिका ही एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट की है। इसके अंदर जो टॉर्पीडोज हैं, जो हथियार हैं और अत्याधुनिक उस तरह की मशीनरी है जिससे पता लगाया जा सकता है अगर कोई भी प्रेजेंस होता है आसपास किसी भी सबमरीन का शैलो वाटर्स में, तो ये शैलो वाटरक्राफ्ट पता लगाएगा और इतना ही नहीं उन सबमरीन को नष्ट भी कर देगा। इसके अंदर जो हथियार हैं, जो प्रणालियां हैं, वो इस तरह की हैं कि पहले तो ये सबमरीन का पता लगाएगा और उनके लिए घातक भी सिद्ध होगा। और कई ऐसी मिसाइल सिस्टम इसमें लगाई गई हैं जिसके जरिए ये सबमरीन को अटैक कर सकता है, काउंटर कर सकता है। तो मालवान जो है बेहद अहम इसलिए है क्योंकि सबमरीन की दृष्टि से आप देखिए तो चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन के साथ साथ पाकिस्तान, अगर हम अरेबियन सी की बात करें, वहां पर भी बहुत तेजी से अपनी फ्लीट को बढ़ाने की कोशिश चल रही है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना अपने इंडियन ओशन रीजन में, चाहे वो बे ऑफ बंगाल का इलाका हो या फिर नीचे दक्षिण की मलाक्का स्ट्रेट की तरफ की बात की जाए या फिर वेस्ट में जहां पर अरेबियन सी है, उन सभी जगहों पर भारतीय नौसेना पूरी तरह से अपने आप को मुस्तैद और तैयार बनाकर रखे हुए हैं। यानी इंडियन नेवी की ताकत में एक बहुत बड़ा कदम भी ये माना जा रहा है। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। आज से करीब 27 साल पहले 1999 में भारतीय सेना ने करगिल जंग में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसे हम सब ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। सिल्वर स्क्रीन पर LOC, करगिल, शेरशाह समेत ऑपरेशन विजय से प्रेरित कई फिल्में अब तक रिलीज भी हो चुकी हैं, जिनमें हमने भारतीय सेना की शौर्य और जाबाजी देखी। लेकिन इसी करगिल जंग में भारतीय वायुसेना ने भी अपना सबसे खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर से नाम से जाना जाता है। Operation Safed Sagar starts tomorrow at 0700 hours. मुश्किल इसलिए कि दुनिया में किसी भी देश की वायुसेना ने इससे पहले इतनी ऊंचाई पर जंग नहीं लड़ी थी। अब तक भारतीय सेना तोसा मैदान फायरिंग रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अभ्यास करती थी, लेकिन कारगिल में दुश्मन 14,000 से 18,000 की फीट ऊंचाई पर बैठा था। घुसपैठ का दायरा फैला हुआ था। एयरफोर्स के पायलटों को 15,000 से 18,000 फीट की पहाड़ की दुर्गम चोटियों पर बम बरसाने थे। ये काम आसान नहीं था। एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें थी। 26 मई की सुबह MiG-21, MiG-23 और MiG-27 ने घुसपैठियों के शिविरों, उनके सामान और आपूर्ति मार्ग पर हमला किया। ये सभी इलाके द्रास, कारगिल और बटाली के आसपास के थे। ये पूरा हिमालय क्षेत्र बर्फ से ढका होने की वजह से सफेद समुद्र जैसा दिखता था, इसलिए इसे ऑपरेशन सफेद सागर का कोड नेम दिया गया।
इस ऑपरेशन के कामयाब होने के लिए हमलों का सटीक होना बेहद जरूरी था। पहाड़ों की बनावट ऐसी थी कि अगर कोई बम अपने निशाने से 50 मीटर भी चूक जाता तो 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। इतनी ऊंचाई पर हमलावर हेलीकॉप्टर सही से काम नहीं कर रहे थे। दुश्मन ऊंचाई पर था, इसलिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों का निशाना बनाने का भी खतरा था। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद लड़ाकू विमानों ने पूरे सेक्टर में लगातार हमले जारी रखे। 16 जून 1999 को भारतीय वायुसेना ने मुंथो ढालों में पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स कैंप का पता लगाया। इसके बाद ऑपरेशन में एंट्री हुई वायुसेना के गेम चेंजर विमान मिराज 2000 की, जिसने जंग में पूरी कहानी बदल दी। वायुसेना के इंजीनियरों ने रातों रात विमान पर लेडर गाइडेड बमों को फिट किया। ये पहली बार था जब भारत लड़ाकू विमान से इतनी ऊंचाई पर लेजर गाइडेड बमबारी करने वाला था। मिराज 2000 ने 250 किलोग्राम के बमों से कारगिल की चोटी पर सुरक्षित बनाए गए पाकिस्तानी बंकरों पर हमला किया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। मिराज के साथ साथ जगुआ लड़ाकू विमानों ने मुश्कोट घाटी में भी जमकर गाइडेड बम दागे। इन हमलों से बटालिक में पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। मिराज 2000 विमानों ने सटीक हमलों से ऐसा कहर ढाया कि पाकिस्तानी फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए कारगिल की लड़ाई जीत ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एक बार फिर अपनी फिल्म जननायकन को लेकर चर्चा में है, जो 7 महीने देरी के बाद थिएटर्स में 23 जुलाई को आ रही है। एच विनोद के डायरेक्शन में बनी ये तमिल एक्शन थ्रिलर थलापति विजय के राजनीति में पूरी तरह आने से पहले की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, जिसके चलते उनके फैंस के बीच फिल्म को लेकर और भी ज्यादा उत्साह है। फिल्म की रिलीज को लेकर हुई इस पर देरी के चलते दर्शकों के बीच भी काफी बेताबी देखी जा सकती है और इसकी मिसाल नजर आई फिल्म की एडवांस बुकिंग में, जो शुरू हो गई है। खास बात तो यह है कि देश में चुनिंदा जगहों पर फिल्म की प्रीमियर टिकट की कीमत 2500 रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन जननायकन को लेकर लोगों का क्रेज साफ नजर आ रहा है। बड़े क्रिमिनल्स का फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। भारत में एडवांस बुकिंग शुरू होते ही बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में थिएटर्स मिनटों में हाउसफुल हो गए। जननायकन के तमिल वर्जन के लिए ज्यादातर जगहों पर टिकट की कीमत 100 से 800 रुपए के बीच रखी गई है, लेकिन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो के मुताबिक बेंगलुरु में सुबह के शो के टिकट की कीमत 1200 से 2500 रुपए के बीच है। कई जगह टिकट सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। विजय अपनी आखिरी फिल्म जनता को एक गिफ्ट के रूप में सौंपना चाहते थे, लेकिन सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन का पेच ऐसा अटका कि फैंस को और अब बात पीवी सिंधु की कर लेते हैं, जिन्होंने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर 2 साल से ज्यादा का सूखा खत्म किया। सिंधु ने फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। इस जीत के बाद उन्होंने खुलासा किया कि मुश्किल दौर में विराट कोहली की एक सलाह ने न केवल उनका खेल बदला बल्कि उनकी जिंदगी बदल दी। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ जापान ओपन की ट्रॉफी नहीं है, ये 2 साल के दर्द, संघर्ष, आंसुओं और अनगिनत सुबहों की कहानी है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर न सिर्फ जीत का इंतजार खत्म किया बल्कि इतिहास भी रच दिया। वो जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी और 31 साल की उम्र में सुपर 750 जीतने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी भी हैं। लेकिन असली कहानी मेडल या रिकॉर्ड की नहीं है, उस सोच की है जिसने सिंधु को फिर से चैंपियन बना दिया। सोचिए, जब चोटें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, तब पेरिस ओलंपिक की राह उनका दिल तोड़ चुकी थी। जब पीवी सिंधु को लेकर आलोचनाएं बढ़ रही थीं, तब उन्होंने उस खिलाड़ी को फोन किया जिसने खुद भी करियर में ऐसे ही तूफान देखे थे। नाम था विराट कोहली। सिंधु को किसी तकनीकी सलाह की जरूरत नहीं थी, उन्हें चाहिए था एक ऐसा इंसान जो जीत के शोर और हार के सन्नाटे दोनों को समझता हो। विराट ने सिंधु से सिर्फ एक बात कही,
ट्रॉफियों के पीछे भागना छोड़ो, खेल से फिर प्यार करो, उसी में अपनी खुशी तलाशो। बस यहीं से सब बदल गया। कोहली की विराट सलाह के बाद सिंधु ने सिर्फ मानसिकता नहीं बदली, खुद को पूरी तरह बदल डाला। उन्होंने 3.5 किलो वजन कम किया, नेट गेम सुधारा, ड्रॉप शॉट, हाफ स्मैश, लंबी रैलियों में धैर्य और आधुनिक बैडमिंटन की हर छोटी बड़ी जरूरत पर काम किया। इतना ही नहीं, अब उनकी तैयारी का नया साथी बन चुका है डेटा एनालिसिस। मतलब कब शरीर धीमा पड़ रहा है, कहाँ रिकवरी की जरूरत है और कौन सी कमजोरी सुधारनी है, हर जवाब अब आंकड़ों की भाषा में उनके पास था। और फिर आया जापान ओपन का फाइनल। सामने थी जापान की स्टार अकाने यामागुची। दबाव था, लेकिन सिंधु के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि विश्वास था। 36 शॉट्स की लंबी रैली जीतकर उन्होंने मैच का रुख बदल दिया और 17-17 के बाद लगातार अंक लेकर साबित कर दिया कि असली चैंपियन वही है जो पहले अपने मन को जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।